हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो आज हम कविता चंद्रगहना से लौटती बेर के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों, यानी कवि को गुस्सा क्यों आया है, किस वजह से उन्होंने ये पंक्ति लिखी है, तो वो आपको इसके अंदर बताना है। तो नगरीय संस्कृति की व्यावसायिकता के प्रति कवि का आक्रोश है। व्यावसायिकता का मतलब व्यापार का जो दृष्टिकोण है, नगरीय लोगों की व्यावसायिकता के प्रति कवि का आक्रोश है। शहर के स्वार्थपूर्ण रिश्तों पर कवि ने प्रहार किया है। उनका मानना है कि नगरों के लोग व्यापार पर ज्यादा ध्यान देते हैं और प्रकृति के सौंदर्य से दूर रहते हैं। उनके इस आक्रोश का मुख्य कारण है कवि का प्रकृति से अधिक लगाव, यानी कवि प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और जब वो लोगों को देखते हैं कि लोग प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं, स्वार्थपूर्ण रिश्ते निभा रहे हैं, इसीलिए कवि ने यह पंक्ति लिखी है। तो नगरीय संस्कृति की व्यावसायिकता के प्रति कवि का आक्रोश प्रकट हुआ है। प्रश्न 2 है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। तो देखो, सरसों को सयानी कहकर कवि यह कहना चाहता होगा कि सरसों की फसल अब पककर तैयार हो गई है और उसके कटने का समय आ गया है। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। तो अलसी यहाँ पर एक पौधा है जो चने के पौधों के बीच में हठपूर्वक उगाई है और उसके सिर पर नीले रंग के फूल उगाए हैं और ऐसा लग रहा है मानो कि वह कह रही है कि जो मुझे प्रेम से छुएगा उसे मैं अपने हृदय का दान दे दूंगी। तो यहाँ पर अलसी को एक सुंदर नायिका के रूप में चित्रित किया गया है और वह सभी को प्रेम का निमंत्रण दे रही है। अगला प्रश्न है आपका, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। तो कवि ने उसको हठीली क्यों कहा है। तो उसका एक कारण ये है कि जो अलसी का पौधा है वो बिना उगाए ही हरे चने के पौधों के बीच में उगाया है, यानी हठपूर्वक, जैसे कहते हैं ना हम जबरदस्ती किसी के बीच में घुसना। तो अलसी का जो पौधा है वो अपने आप उगाया है, इसलिए कवि ने उसको हठीली कहा है। दूसरा इसका कारण ये है कि जब हवा चलती है तो अलसी का पौधा इतना लचीला होता है कि वो जमीन को छू जाता है, लेकिन फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, फिर जमीन को छूता है, फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। इस कारण से भी कवि ने उसको हठीली कहा है। अगला प्रश्न देखिए, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। तो चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, ये जो पंक्ति कवि ने लिखी है, इसके अंदर पता चलता है कि कवि की सूक्ष्म कल्पना शक्ति का पता चलता है कि कवि ने रूप, रंग और आकार के आधार पर सूरज की परछाई जो पानी के अंदर गिरती है उस प्रतिबिंब को रूप, रंग और आकार के कारण उन्होंने चांदी का गोल खंबा कहा है। इससे कवि की सूक्ष्म कल्पना शक्ति का पता चलता है। अगला है, कवि के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो हरे चने का सौंदर्य यानी हरा चना कैसा लग रहा है चने के खेत के बीच में, तो वो आपको बताना है कि उसने अपने सर के ऊपर पगड़ी पहनी हुई है, जैसे कि कोई एक दूल्हा पहनता है, तो पगड़ी पहनकर हरे चने का पौधा खेत में खड़ा हुआ है और वो ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे दूल्हा सज धज कर खड़ा होता है, उसी प्रकार से हरे चने का पौधा भी ठिगना है, आकार में छोटा है और दूल्हे की तरह वो सज धज कर खड़ा है। अगला है, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। तो यहाँ पर जो मानवीकरण की पंक्तियां आई हैं वो आपको सारी इसके अंदर लिखनी है। जैसे जैसे ये अलसी वाला आया, एक सेकंड, ये पंक्तियां हैं आपकी कविता में। हो गई सबसे और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, विवाह मंडप में पधारी। ये वाली पंक्ति यहां तक सरसों के लिए आ गई। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, इसमें फाग गाता मास फागुन, इसमें मानवीकरण हुआ है।
ये जो पंक्ति आई है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इसमें मानवीकरण भी है, रूपक भी है और अनुप्रास भी है। इसके अलावा यहाँ पर मानवीकरण अलसी का भी हुआ है। और पीछे वाली पंक्तियों में देखो, यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, तो इसमें भी मानवीकरण अलंकार हुआ है, अलंकार है। और एक ये है कि देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, बीच में अलसी हटीली। तो ये अलसी वाला, सरसों वाला, ये सारी ये जो पंक्तियां हैं, इन सब में आपका मानवीकरण अलंकार है। तो ये सारी पंक्तियां इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा, एक और पंक्ति है यहाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, इसके अंदर उपमा अलंकार है, तो ये उपमा का भी लिख लेना, आपको अलंकारों का पता होना चाहिए किसमें कौन से हैं। अगला प्रश्न है आपका, कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है। और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहां भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। तो ये आपकी पंक्तियां यहाँ आई है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, यहां से पंक्तियां आप लिखोगे इसकी, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। यहां तक ये पंक्तियां आ जाएंगी आपकी। अगला है प्रश्न आपका, रचना और अभिव्यक्ति। और सरसों की न पूछो, इस उक्ति में बात को कहने का एक खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? तो इस प्रकार की शैली का प्रयोग हम किसी पर व्यंग करने के लिए या किसी की प्रशंसा करने के लिए करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, और इसकी तो बात ही मत पूछो, और इसके तो कहने ही क्या। इस प्रकार की शैली का प्रयोग जब हमें किसी की प्रशंसा करनी होती है या फिर हमें किसी पर व्यंग करना होता है, तब हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि इस प्रकार की शैली का प्रयोग करने से उस बात का महत्व बढ़ जाता है, यानी कहने वाले के जो मन के भाव हैं, जो वो कहना चाहता है, वो अच्छे से प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रचना अभिव्यक्ति का ये भी, काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है? आपको अपने दृष्टिकोण से इसका बताना है कि किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक है। जो यहाँ पर दो आए हैं, काले माथे वाले और सफेद पंखों वाली चिड़िया। तो देखो, काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया उग्र, आक्रामक और महाचालाक, महास्वार्थी लोगों का प्रतीक है ना। जो स्वार्थी होते हैं, केवल अपना मौका परस्त जो लोग होते हैं कि मौका मिला और अपने मौके का फायदा उठाया और निकल गए, उसके बाद तुम कौन और हम कौन, जो पहचानते भी नहीं है। इस प्रकार के मौका परस्त लोगों के लिए, जो स्वार्थी होते हैं, चालाक होते हैं, उन लोगों के लिए ये पंक्ति आई है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व का ये प्रतीक हो सकती है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा अध्ययन। बीते के बराबर, ठिगना, मुरेठा आदि सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन कविता में इन्हीं से सौंदर्य उभरा है और कविता सहज बन पड़ी है। कविता में आए ऐसे ही अन्य शब्दों की सूची बनाइए। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं, जैसे कि ये आया है आपका मेड़, बीते के बराबर इसमें आ ही गया, और ठिगना, बांझ, ब्याह मंडप, है ना, और सयानी, पोखर, खंबा, भूरी भूरी, टांग, फागुन, हठीली आदि बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं। कविता को पढ़ते समय कुछ मुहावरे मानस पटल पर उभर आते हैं ना, उन्हें लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे इसमें कई आए हैं, आपको इनको ढूंढना है, जैसे पैरों के तले, प्यास ना बुझना, टूट पड़ना आदि। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।